नमस्कार। गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम बात करेंगे पंचायती राज में अगले टॉपिक पे। और अब तक जो है हमने ग्राम पंचायत जब वहाँ तक पढ़ लिया है, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति हमने पढ़ लिया। और जिला परिषद के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिला परिषद का जो ढांचा है इसके बारे में, इसकी पूरी संरचना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम खराब किए हुए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब तक देखो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। और अब तक हमने खंड विकास अधिकारी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ऑफिशियल वेबसाइट डेटा भी मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। पंचायत समिति की जो संरचना है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और जिसका आंतरिक प्रशासन और निर्वाचित सदस्य हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपके लिए। ठीक है। और मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य आपको हर जगह मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे और जिला परिषद में भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें बात करते हैं इसके बारे में। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। जिला परिषद, तो यहाँ तक जो है हमने करना था। तो सबसे पहले मैं जिला परिषद के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ आपको। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, खुश रहो सभी प्यारे हमदम। तो जिला परिषद में देखिए कि यहाँ कौन होता है। एक तो जिला प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन होता है? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख होता है और एक होता है उप जिला प्रमुख। ठीक है, जिला प्रमुख हो गया, उप जिला प्रमुख हो गया, और बाकी होते हैं जिला परिषद के सदस्य। उप जिला प्रमुख, बाकी हो गए सदस्य, बाकी मेंबर होते हैं। मतलब मेंबर सबसे पहले चुनाव किसका होता है? मेंबर का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ढांचा पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बारे में बात कर ली है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना। हाँ, लाइक जरूर कर देना भी, और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब आप कर देना सभी बच्चे, क्योंकि ये क्लासेस जो है हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इस यूट्यूब चैनल पे जितना भी सब कुछ है आपको कंटिन्यू फ्री मिलता रहेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल फ्री है सब चीज़ें। तो यहाँ पर जिला प्रमुख के बारे में और जिला परिषद, ये यहाँ पर इसका मुखिया हो गया। तो चलिए देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना क्या कहती है। आंतरिक संरचना में सबसे पहले आता है इसका सरकारी अधिकारी। देखो, आंतरिक प्रशासन में कहीं भी आप पढ़ रहे हो, चाहे ग्राम पंचायत पढ़ रहे हो, जिला परिषद पढ़ रहे हो, तो आंतरिक प्रशासन में जो सबसे शीर्ष पे आता है वो सरकारी अधिकारी आता है। जैसे पंचायत समिति में पढ़ा तो वहां कौन था? बीडीओ था। ठीक है, बाकी अन्य कार्मिक साथ में जुड़ गए। तो यहां पर कौन आ जाएगा आंतरिक प्रशासन में? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हाँ, गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को, जो भी नए बच्चे आए हैं उन सभी को गुड इवनिंग मेरा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिल्कुल साफ साफ नोट करना है अभी ये। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी के साथ में मौजूद हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं सभी के कमेंट जो है देख रहा हूँ, दोनों जगह यहाँ पे मौजूद हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना है किसी बच्चे ने कि मैं आपके साथ में नहीं हूँ, कमेंट सेक्शन में साथ में हूँ और सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद में आता है अन्य कार्मिक। अन्य कार्मिक हो गया। ठीक है, अन्य कार्मिक। अब अन्य कार्मिक में बाकी अन्य कर्मचारी जो हैं वो इसके साथ में आ जाएंगे। अब देखो, बीडीओ, एक तो वीडीओ होता है, वीडीओ हो गया ग्राम विकास अधिकारी, एक हो गया बीडीओ खंड विकास अधिकारी, एक डीडीओ और होता है। लेकिन डीडीओ का नाम यहाँ नहीं आता है। डीडीओ कौन होता है? जिला स्तर पे विकास अधिकारी जो है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर ही होता है एक्चुअल में। जिला के स्तर पर विकास अधिकारी के रूप में कौन काम करता है? जिला कलेक्टर ही करता है। तो वहां उसको सरकारी अधिकारी नहीं बनाया, क्योंकि कलेक्टर के पास बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए यहां कर दिया सीईओ बना दिया, यहाँ पे अलग से मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया। यहाँ पे ये कोई भी आरएस रैंक का या सिविल सेवा का कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो है वो यहाँ पे हो सकता है। इसका कोई खास क्राइटेरिया फिक्स जो है वो नियम नहीं है। अब निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो निर्वाचित में सबसे पहले शीर्ष पे कौन आता है? जिला प्रमुख आता है। ठीक है, जिला प्रमुख इस व्यवस्था में किसके रूप में काम करेगा? अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। जिला प्रमुख जो है वो काम करेगा अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गया, अध्यक्ष हो गया यहाँ पे।
और उप जिला प्रमुख इसके यहां पर किसके रूप में काम करेगा, उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो यही ढांचा हमने पिछले वाले में देखा था, उप जिला प्रमुख। तो ये हो गया आपका उपाध्यक्ष के रूप में। तो गुड इवनिंग सभी को। हाँ, जो नए बच्चे हैं वो लाइक कर देना भाई, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। कोई भी बच्चा जो ये मत सोचना कि मैं मौजूद नहीं हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डेड है तो कि सर कंप्यूटर की तरह नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे सबके कमेंट में देख रहा हूँ, एकदम साक्षात जिंदा रूप के अंदर यहाँ पे हूँ, आपके साथ में दोनों जगह मौजूद हूँ, कमेंट सेक्शन में और यहाँ भी दोनों जगह पे हूँ। ठीक है, अब आ जाओ निर्वाचित पे। निर्वाचित पे बिल्कुल वैसा ही ढांचा जो हमने पंचायत समिति में देखा था। पंचायत समिति में हमने यहाँ पर क्या देखा था, पंचायत समिति सदस्य, वहां पर क्या देखा था, पंचायत समिति सदस्य। अब ये मनोनीत जो है ना वो मैं लिख रहा हूं इधर साइड में, दूसरी तरफ लिख रहा हूं मनोनीत, क्योंकि ये मेरे पीछे छुप जाएगा। मनोनीत जो है ये नाम जो है मेरे पीछे छुप जाएगा, लेकिन आपको जो है अच्छे से ही लिखना है, जहां चित्र है वहीं बना के लिखना है। ठीक है, मनोनीत सदस्य का जो क्वेश्चन है ना ये ज्यादा एग्जाम में आता है, क्योंकि बाकी जो संरचना है वो आप इजीली कर लेते हो, बहुत आसान है, सिंपल है। मनोनीत सदस्यों में एक तो क्षेत्रीय सांसद जो बिल्कुल रिपीटेड है, हर जगह आता है, सिंपल है, आसान है, तो क्षेत्रीय सांसद हो गया। ठीक है, क्षेत्रीय सांसद के साथ में बिल्कुल वही चीज वापस रिपीट कर दो, कौन आ जाएगा, क्षेत्रीय विधायक आ जाएगा। क्षेत्रीय सांसद हो गया, क्षेत्रीय विधायक हो गया, क्लियर हो गया। क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक के बाद में जो है आगे आ जाएगा पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के प्रधान। अब देखो वहां क्या लिया था हमने, सरपंच लिया था, उस जगह पे हमने क्या लिया था, सरपंच लिया था। किसके सरपंच, ग्राम पंचायतों के सरपंच। और यहां हमने क्या ले लिया, पंचायत समितियों के प्रधान। कहने का मतलब ढांचा जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया, जो पीछे वाली संरचना वाले हैं उसके मुखिया वहां पर शिफ्ट हो गए। सबको बात आई समझ में? मतलब यहां पर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमने ये जो पंचायत समिति है, जब इसकी बात की थी, समझ तो आ रहा है ना भी सबको, कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। और ये हो गया ग्राम पंचायत, ये कौन हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है, अब यहां हमने जब ये वाला ढांचा लिया था और इसकी जब हमने ये वाली संरचना पढ़ी थी, कौन से वाली, यहां वाली मनोनीत वाली, तो मनोनीत की जब हमने इसमें देखा था तो इसमें सेम ही आया था, क्षेत्रीय सांसद भी आगे थे। ठीक है, क्षेत्रीय सांसद आगे, ठीक है, और विधायक आगे थे। सांसद और विधायक तो आ ही गए थे हमारे, और इसके हमने बाद में हमने ग्राम पंचायत के सरपंच लिया था। और यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी क्षेत्रीय सांसद आ गया, क्षेत्रीय विधायक आ गया आपका। अब पंचायत समिति के प्रधान आ गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से सबको बहुत बढ़िया से और एक एक बात बहुत बारीकी से समझ आ गई होगी। हाँ ठीक है भाई, कमेंट देख लिया मैंने सबका। तो अब आ जाओ नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। अब ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, जिसमें पंचायत का जो ढांचा है प्रशासनिक स्तर पर, प्रशासनिक जो ढांचा है जिला स्तर पे, उसके बारे में बोला गया है। ये जिला प्रमुख हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य आयोजना अधिकारी, अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम विकास प्रकोष्ठ, ये सहायक अभियंता, लेखा अधिकारी, ये सब आ गए इसमें। ये देखो यहाँ पर महात्मा गांधी नरेगा, ये सब नरेगा भी चल रही है इसके थ्रू यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर इसका प्रशासनिक ढांचा है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, नोट कर रहे हो ना सबके सब। तो अब मैं आता हूं अगले पेज पे, ये पीछे वाला नोट हो गया था ना सबका। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला मुद्दा आता है हमारा राजस्थान जिला आयोजना समिति वाला आता है। राजस्थान जिला आयोजना समिति क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको इसका आर्टिकल पता होना चाहिए कि जिला आयोजना समिति का यहाँ पर भारतीय संविधान में आर्टिकल कौन सा है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, सब बच्चे हेडिंग डाल लो इसकी, जिला आयोजना समिति की। तो इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेड 243 ZD करो यहां पे, ठीक है। ZD हो गया, मतलब ये ZD हो गया।
जेड जी तक है ना, एक्चुअल में आर्टिकल जो है जेड जी तक है, तो जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी हो गया आपका, ठीक है, तो ये जेड डी तक हो जाएगा। अब यहां पर इसके प्रावधानों के अनुसार जिला समिति का, इसका जिला आयोजना समिति का गठन होता है, और इसका अधिनियम की धारा कौन सी है, 121। तो ये भी लिखो यहां पर, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है। यहां पे जो जो चीजें है ना जिला आयोजना समिति की, एक एक लिख लो। इसका क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा गया है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम जिला आयोजना समिति की। तो सबसे पहले आ जाओ यहां पर कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, कौन सा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 हो गया। 1994 की धारा, 1994 की धारा 121 में इसका प्रावधान है, धारा 121 में प्रावधान है, धारा 121 में प्रावधान। समझ में आई बात सबको, धारा 121 में इसका प्रावधान बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये तो धारा 121 में प्रावधान है, लेकिन इसका नियम संख्या कौन सा है, मतलब इसके बारे में जो नियम कायदे कानून है वो कब बनाए गए हैं, तो ये भी पता होना जरूरी है सबको। तो ये तो अधिनियम हो गया, अभी इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जिला आयोजना समिति बनी हुई है। अब जिला आयोजना समिति के बारे में आगे, मतलब इसका गठन कैसे होगा, इसमें निर्वाचन, और इसमें निर्वाचन का मतलब है कि इसका चुनाव कैसे होगा, कैसे बनेगी ये, और इसकी शक्तियां वगैरह। शक्तियां बिल्कुल आसान है, सबसे सिंपल है, तो शक्तियों में किसी को टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले देखो यहां पर इसी के बारे में अगला जो मोस्ट आपका पॉइंट बनता है वो है यहां पे कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996। तो लिखिए इसको, राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान बिल्कुल साफ साफ लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही सुंदर सुंदर मोती प्रेरण है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996। अब इसके अंदर जो नियम है के नियम मतलब 1996 में इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, के नियम। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, नियम संख्या 350, 351, 352, ठीक है, नियम 350, 351, 352, ये यहां पर आपको ध्यान देना है। 351, 352 में इसके अंदर क्या दिया गया है, में इसकी किस किस चीज का प्रावधान है, इसमें इसका गठन, इसका निर्वाचन और समिति की शक्तियों के बारे में प्रावधान है। में इसके गठन, इसका गठन, इसका निर्वाचन, इसका गठन, इसका निर्वाचन और इसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान है। निर्वाचन तथा गठन का, गठन तो आगे आपका शक्तियों का प्रावधान है, ठीक है, शक्तियों का प्रावधान, शक्तियों का प्रावधान। क्लियर होगी बात, समझ में आया यहां तक सबको। नियम संख्या में एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं रोज का, इतना पढ़ रहे हैं कि आपके लिए बहुत काफी होगा ये, ठीक है। अब इसमें नियम संख्या 350 क्या कहता है, देखिए। अब हमें पढ़ना है नियम संख्या 350, तो चलिए मैं स्टार बना के लिखता हूं, नियम संख्या 350, नियम नंबर 350, नियम 350 ये क्या कहता है। अब नियम 350 ये कहता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 121 चली रही है आपकी, ठीक है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग इस समिति में कुल 25 सदस्य होंगे, ठीक है, मतलब जिला आयोजना समिति में 25 सदस्य होंगे। पहली बात तो ये, जिला आयोजना समिति में, शायद इससे पहले आप इतना अच्छा आपने जिला आयोजना समिति को नहीं पढ़ा होगा। जिला आयोजना समिति में, जिला आयोजना समिति में 25 सदस्य होंगे, जिला आयोजना समिति में
25 सदस्य होंगे। पहली बात तो ये नोट करनी है आपने, ठीक है, 25 सदस्य होंगे। अब इसमें क्या है, सदस्यों के बारे में क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ठीक है। अब इसमें अध्यक्ष को पता नहीं क्यों अलग रखा गया है, क्योंकि ये आपको क्या करेगा कि 20 का तो बता देगा भी इनका तो निर्वाचन होगा, और 5 का आपको बोल देगा कि इनका क्या होगा, मनोनयन होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बाद में लास्ट में क्या कर देगा कि जिला प्रमुख को अलग रख के बोल देगा। ये प्रावधान बता रहा हूं मैं आपको, ओरिजिनल जो इसका प्रोविजन है। तो 20 तो ये कह देगा कि भाई 20 तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। अब 20 सदस्य कहां से आएंगे, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला अपन ने लिखना है इसमें निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य लिख रहा हूं, बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसे ही, निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, 20 सदस्य होंगे, ठीक है, 20 सदस्य। क्लियर हो गया। अब ये 20 सदस्य कहां से आएंगे, अब देखो जिला स्तर की बात हो रही है, यहां पे ध्यान से सुना मेरी बात को, जिला स्तर की बात हो रही है, तो जिले में तो सारे ही आ गए भाई। जयपुर का अगर जिले को अपन काउंट करते हैं तो जिले में तो सारे ही आ गए। जब जिले में सारे ही आ गए तो जिला आयोजना समिति एक जिला पूरा काउंट कर लिया यहां पे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जिला परिषद में जिला परिषद नगरीय निकायों में जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव होगा। मतलब इनका निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव, मतलब जो भी चुने हुए लोग हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव हो गया। होगी क्लियर बात, आगे सबको समझ में, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव, मतलब जो भी जनता ने कैंडिडेट चुने हैं ना, बस उसमें से ही आएगा ये, जो भी आएगा, जो भी कैंडिडेट होगा वो किस में से आएगा, इसी में से ही आएगा, ठीक है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, इसकी जो जनसंख्या है ना, इसके अनुपात में, ठीक है। जिला परिषद और नगरीय निकायों में जो भी निर्वाचित कैंडिडेट है ना, उनका होगा, आपको ये ध्यान रखना है। मतलब इसका अनुपात क्या रहेगा, यहां पर जो अनुपात है इस प्रकार से रहेगा इसका, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र, हाँ गुड इवनिंग भाई, जो नए बच्चे आए हैं कमेंट कर रहे हैं उन सभी को, सबके, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिला आयोजना समिति जिला स्तर पे ही होगी, तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे सबको। 20 तो हमने कर दिए निर्वाचित, मतलब इनका चुनाव होना ही होना है। 5 सदस्य जो है मनोनीत होंगे, तो यहां लिख रहा हूं मैं मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य मैं नए पेज से ले लेता हूं भाई, क्योंकि जगह थोड़ी सी बची है। तो चलिए नए पेज पे आते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नए पेज से ले रहा हूं, ठीक है। ओके, कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है ना सबको। मनोनीत सदस्य, आप वहीं चलने दो जहां आपका पेज चल रहा है। मनोनीत सदस्य, आपका जहां पेज चल रहा है आप वहीं चलने दो। मनोनीत सदस्यों, चलिए मनोनीत सदस्य में हम लोग देखते हैं यहां पर, चलिए मनोनीत सदस्य में नंबर 1, थोड़ा सा मेरे को इधर लिखने दो इसको, क्योंकि फिर लास्ट में जो है ना जगह नहीं बचती है। तो यहां पर आ जाओ 1 नंबर। 1 नंबर कौन होगा, 1 नंबर सबसे आसान है और सबसे सिंपल है। कौन होगा, जिले का कलेक्टर। कौन आ जाएगा, जिले का कलेक्टर। क्लियर होगी बात, जिले का कलेक्टर हो गया। वैसे तो पांचों ही सिंपल है, सब कुछ सिंपल ही है, इतना कुछ भी नहीं है इनमें। जिले का कलेक्टर हो गया, लो जी। उसके बाद में 2 नंबर पे आ जाओ। 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो यहां पर यह भी बड़ा आसान है। कौन, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन आ जाएगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया, कोई डाउट नहीं, यहां पे सब सही चल रहा है, ओके एकदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद में आ जाओ 3 नंबर पे। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये देखो यहां पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ढांचे के अंदर कहीं दिखाया था मैंने आपको, याद आया किसी को, कहां गया भाई,
मिल नहीं रहा, अभी कहां चला गया, मिल गया। यहां देखो मिला सबको, यहां देखो मिला, मेरे हिसाब से मिल गया होगा सबको। यहां इसको देखो, मुख्य अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये हो गया अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये वाला व्यक्ति। ठीक है, तो आ जाओ तीसरे नंबर पे, वापस आओ अपने पॉइंट पे। चलिए तीसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया। कंप्लीट हुआ, ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक है भाई, ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है, कमेंट पढ़ लिया मैंने सबका। अब आ जाओ नेक्स्ट चौथे नंबर पे। चौथा नंबर कह रहा है कि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य, ठीक है, या फिर राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित, ठीक है, व्यक्तियों में से कोई दो व्यक्ति हो जाएंगे। मतलब सांसद भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, या फिर राज्य सरकार जो है किसी को बना सकती है यहां पे। मतलब यहां पर ये वाला थोड़ा सा मोस्ट हो गया, सांसद या फिर ओब्लिक, रुको भी, ओब्लिक ठीक नहीं लगा, सांसद हो गया, विधायक हो गया, ठीक है, सांसद विधायक, अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित, अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित दो व्यक्ति। नाम निर्देशित दो व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, एक नहीं है निर्देशित, यहां मैं रेड से लिख रहा हूं। अब दो व्यक्ति, दो व्यक्ति हो गया, तो यहां कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना अभी, ठीक है ना। तो यहां तो हो गया एक व्यक्ति, ठीक है, यहां हो गया एक व्यक्ति, और यहां भी हो गया एक व्यक्ति। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये हो गए मनोनीत सदस्य कुल 5, ठीक है ना। अब इसमें अलग से नोट बनाकर लिखा हुआ है, इसके अंदर नोट बनाकर अलग से लिखा हुआ है, ये जो राज्य सरकार का जो प्रावधान है, इसका जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है, उसमें नोट बनाकर बिल्कुल अलग से लिखी हुई है कि जिला प्रमुख जो है ना, वो जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो मतलब ये सदस्यों से अलग है यहां पे, ठीक है। तो यहां क्या लिखना है? जिला प्रमुख, जिला प्रमुख जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होगा। जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष। क्लियर होगी बात, समझ में आई सबको? जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष। हाँ, लाइक कर देना भी सभी बच्चे, लाइक कर देना। हाँ, आप भी लाइक कर देना भी, अभी जो आपने कमेंट किया है आप भी लाइक कर देना, सभी लाइक कर देना, सभी बच्चों को लाइक करना है। सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं, मेरे सामने ही है सबके कमेंट, उधर मैं साथ में ही हूं आपके, जिस जगह आप मौजूद हो उसी आपके साथ में ही मैं मौजूद हूं। अब सिंपल बात है, इसकी शक्तियां बिल्कुल सिंपल है और आसान है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, मैं आपको एक ढांचे में एक बात और बताने जा रहा हूं थोड़ा सा। यहां पर ये मुख्य आयोजना अधिकारी देख रहे हो आप, ये जो मुख्य आयोजना अधिकारी देख रहे हो, ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? कमेंट करके बताओ। ये जो मुख्य आयोजना अधिकारी जो आप देख रहे हो, ये सचिव होता है किसका? उसका। किसका? जिला आयोजना समिति का। ये जो मुख्य आयोजना अधिकारी जो आप देख रहे हो, ये वहां का मुख्य सचिव होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अब मैं आपको यहां पर कुछ और बातें मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो सचिव वाली बात यहां लिख देते हैं, या चलो अगले पेज में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां देखो आप, यहां मैं लिख रहा हूं, ये बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बता रहा हूं। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था मुख्य आयोजना अधिकारी, ठीक है। क्या लिखना है? मुख्य आयोजना अधिकारी, मुख्य आयोजना अधिकारी, मुख्य आयोजना अधिकारी। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से समझ आ रहा होगा सबको। मुख्य आयोजना अधिकारी क्या होता है?
इस समिति के सचिव नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इस समिति के सचिव होते हैं। जिला योजना समिति की बात हो रही है यहाँ पे, कोई दूसरी समिति मत समझ लेना। समिति के सदस्य सचिव होते हैं। ठीक है, समिति के सचिव होंगे। क्लियर होगी बात। एक आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है यहां पे, वो ये कहेगा कि इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, पंचायती राज विभाग होता है इसका प्रशासनिक विभाग। ठीक है, इस समिति का विभाग जो है, क्या लिखना है, इस समिति का विभाग, इस समिति का विभाग कौन होगा, इस समिति का विभाग कौन होगा, पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग होगा, बस ये वाली बात नहीं बोलना है, पंचायती राज विभाग। क्लियर होगी बात, पंचायती राज विभाग। ये बात भूलना नहीं भी कोई बच्चे, इस समिति का विभाग पंचायती राज विभाग। शक्तियां सबसे सिंपल है, सबसे आसान शक्तियां ही है इसकी। शक्तियां और कार्य जो है ना वो बहुत आसान है। ठीक है, शक्तियां और कार्य सिंपल सी बात है कि संपूर्ण जिले के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना और राज्य सरकार को भेजना। मतलब जितना भी प्रारूप है बनाना, सारा का सारा पंचायत समितियां और नगर पालिका निकायों द्वारा तैयार की गई जो भी वार्षिक योजनाएं हैं उनका पूरी की पूरी स्टडी करना और उनका पूरे जिले के लिए विकास योजना तैयार करना। तो सीधी सिंपल बात क्या होगा यहाँ पे, पूरे जिले के लिए विकास। अब जिला आयोजना समिति, अभी नाम से ही पता लग रहा, आयोजना मतलब योजना बना रही है। इसका काम क्या है, योजना बनाने का काम है इसका। तो ये योजना बना के भेज रही है, फिर उधर से गवर्नमेंट क्या करेगी, सैंक्शन कर देगी, ये योजना चला दी पंचायती राज में, वो योजना चला दी हो। तो हर जिले स्तर पे भी अलग अलग कंडीशन होती है। कोई जिला पिछड़ा होता है, कोई जिले में अनुसूचित जाति जनजाति के बहुल क्षेत्र होते हैं, कोई क्षेत्र नहरी क्षेत्र होता है, कोई क्षेत्र जो है जिसमें जनरल कैटेगरी के ज्यादा लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भी कैटेगरी वाइज पिछड़ापन, एक सामान्यतः अगर हिसाब लगाया जाए तो जैसे टीएसपी एरिया है वहां ज्यादा विकास की जरूरत है, पहाड़ी क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र है, धोरों वाला क्षेत्र है, तो हर जिले की अलग अलग योजना बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका काम क्या है, पूरे जिले की, रुको भाई, पूरे जिले की विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, पूरे जिले की विकास योजना का प्रारूप तैयार कर सरकार को भेजना, का प्रारूप तैयार करके सरकार को भेजना। बस हो गया, यही थी जिला योजना समिति, सरकार को भेजना। ये बहुत मोस्ट है, ये चीजें याद रखना इनको, एग्जाम कहीं से भी कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो ये आपकी होगी जिला योजना समिति कंप्लीट। सबको समझ में आ गई, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा। नोट कर लिया, कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मेरा नोट हो गया, ताकि मैं आगे बढ़ूं। कमेंट करके बताओ। ये हो गई बातें क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट अगले मुद्दे पे। हाँ ठीक है, नोट हो गया, ठीक है भाई, ओके। अब जो है आगे आते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं पंचायती राज के कुछ तथ्य जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज के तथ्य, ये है पंचायती राज पूरा का पूरा। पंचायती राज के तथ्य में देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सबसे पहले, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले ये एक एक तथ्य लिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत मोस्ट है, ठीक। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश व राजस्थान,
आंध्र प्रदेश व राजस्थान में लागू, आंध्र प्रदेश व राजस्थान में लागू। पहली बात तो ये याद रखना, में लागू हो गए। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि सबसे पहले चुनाव किसने कराए। हालांकि मैंने लिखवा दिया था लेकिन फिर भी लिख लो ये, ठीक है। सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम के अनुसार चुनाव करवाने वाला राज्य, सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम के अकॉर्डिंग, सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम, सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम। हाँ, टाइम देख लेता हूं भी, टाइम कितना हो गया है, 4:30 हो गए हैं आपके, ठीक है। टाइम जो इस टाइम 4:30 के आसपास हो चुका है, अपनी घड़ी में देख लो चाहे आप, बिल्कुल सही टाइम बता रहा हूं मैं आपको। सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम के अनुसार चुनाव किसने करवाए, मध्य प्रदेश ने करवाए। बिल्कुल, किसने करवाए, मध्य प्रदेश ने करवाए, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर होगी बात, मध्य प्रदेश द्वारा। बिल्कुल सुंदर सुंदर मोती सजा सजा के रखने हैं, नोट्स एक ही बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते। अब आ जाओ नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब बात करते हैं पंचायती राज में आरक्षण की। तो पंचायती राज में जो आरक्षण है वो कितना है, देखिए। पंचायती राज में महिलाओं को जो आरक्षण है वो कितना है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। पहली बात तो ये 1/3 आरक्षण है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पंचायती राज में और किस किस को आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति को। तो ये भी लिखो, पंचायती राज में, पंचायती राज में अनुसूचित जाति जनजाति को, तो मैं सीधा डायरेक्ट SC ST लिख देता हूं। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। हो गया क्लियर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट, अगला जो मुद्दा है हमारा, उस पर बात करते हैं हम लोग। एक आपने देखा होगा कि शौचालय की अनिवार्यता कर दी पंचायती राज में, शिक्षा वाला तो हटा दिया, शिक्षा वाला तो मामला ही हट गया, उसकी तो बात ही हट गई, ठीक है। एक आपने ये देखा शैक्षणिक योग्यता का, मैं बताऊंगा आपको कि ये कब हटा, उसकी तारीख भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगर उसका एक सरकारी ऑर्डर भी पड़ा है मेरे पास, किसी को चाहिए तो मांग लेना मेरे से। अब पंचायती राज में SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो गया। अब एक आता है कि शौचालय की अनिवार्यता है कि घर में पक्का शौचालय भी होना चाहिए। तो 21 जुलाई 2015 से पंचायती राज में शौचालय की अनिवार्यता की गई है। 21 जुलाई 2015 से घर में पक्का शौचालय होना, पक्का शौचालय की अनिवार्यता, पक्का शौचालय की अनिवार्यता। अब पक्का शौचालय की अनिवार्यता है किसके लिए, चुनाव लड़ने वाले के लिए। पक्के शौचालय की अनिवार्यता चुनाव लड़ने के लिए भी, ठीक है, चुनाव लड़ने हेतु अगर कोई व्यक्ति, अब पक्के शौचालय का मतलब ये नहीं है कि कोई चद्दर लगा दिया सीधा और 2-4 खूंटे रोप दिए और चद्दर लगा दी, बोला ये हमारा शौचालय तो यही है, ठीक है, और जमीन में गड्ढा खोद दिया, वो वाला शौचालय नहीं। पक्का शौचालय होना चाहिए, 3 तरफ दीवार होनी चाहिए, 1 तरफ गेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चारों तरफ गेट ही गेट है, छत है ही नहीं, तो छत भी होनी चाहिए, उसी को ही पक्का शौचालय माना जाएगा। ऐसे नहीं अपनी मनमर्जी से शौचालय नहीं, पक्का शौचालय 3 तरफ दीवार, उसमें बिल्कुल साफ लिखी हुई ये बात कि 3 तरफ दीवार। अब क्या है कि कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि पहले चुनाव लड़ लेते हैं, जीत लेते हैं,
शौचालय बाद में बनाते रहेंगे, तो नहीं, शौचालय की अनिवार्यता है, होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद में एक नियम हो रहा है 2 से ज्यादा संतान वाला। हाँ, वही बता रहा हूं मैं भी, 2 से ज्यादा संतान वाला। 2 से ज्यादा संतान वाला ये है कि 27 नवंबर 1995, कौन सा नवंबर, 27 नवंबर 1995 के बाद में, 27 नवंबर, नवंबर लिखना है, अभी मैंने क्या लिख दिया, नवंबर, नवंबर 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से ज्यादा संतान के बाद 2 से ज्यादा संतान होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। 2 से ज्यादा संतान होने पर से, हाँ थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था अभी बीच में। 2 से ज्यादा संतान होने पर रोक लगाई है। 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से ज्यादा संतान होने पर रोक है, चुनाव लड़ने पर रोक है। 2 से ज्यादा संतान होने पर चुनाव लड़ने की रोक है, होने पर चुनाव, अब मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, रुको एक बार, होने पर चुनाव लड़ने पर रोक। अब देखो इसमें भी नियम है, इसमें नियम यह है कि एक बात और बता दूं आपको कि 27 नवंबर 1995 के बाद में 2 से ज्यादा संतान होनी चाहिए। पहले से 10 बच्चे हों कोई टेंशन नहीं है, मतलब इस तारीख के बाद में 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए आपके एक दंपत्ति के। दंपत्ति का अर्थ माता पिता से लिया गया है, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा। भाई उससे पहले तो पता ही नहीं था ना किसी को, अब उससे पहले किसी के पैदा हो गया तो उसकी क्या गलती है भाई। 27 नवंबर 1995 से पहले अगर किसी के 15 बच्चे पैदा हो गए तो उसकी क्या गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ मैं ठीक है, समझ रहा हूं आपकी बात की, गलती उसी की है, लेकिन फिर भी गलती उसकी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 27 नवंबर 1995 हो गया, 2 से ज्यादा संतान होने पर चुनाव लड़ने पर रोक है। अब इसमें एक नियम है कि अगर बच्चा प्रसव पूर्व पैदा हुआ है या फिर दिव्यांगता से ग्रसित है तो नियम नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें अपवाद क्या रहेगा, बच्चा जो है, इसमें एक अपवाद है, इसके अंदर अपवाद है। अपवाद किस बात का, कि प्रसव पूर्व पैदा हुआ हुआ बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व अथवा दिव्यांग बच्चा, अच्छा, अथवा दिव्यांग बच्चा, दिव्यांग मतलब विकलांग बच्चा हो, ठीक है, दिव्यांग, प्रसव पूर्व हो, दिव्यांग हो, तो वो अपवाद रहेगा, ठीक है, उसको नहीं काउंट करेंगे। तो ये हो गया क्लियर। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। यहां तक नोट हो गया सबका, अब आगे बढ़ रहा हूं भी मैं। यहां तक नोट हो गया तो मुझे बता दो आप, मैं आपको एक एक आर्टिकल भी याद कराऊंगा पंचायती राज के, ए से लेकर ओ तक सारे आर्टिकल याद करवा दूंगा आपको पंचायती राज के, बिल्कुल डिट्टो लाइन टू लाइन याद करवा दूंगा, और जिंदगी में कभी भूलोगे और नहीं आप। ए से लेकर ओ तक 15 आर्टिकल मैं याद करवाऊंगा, 15 के 15 आर्टिकल जिंदगी में नहीं भूलोगे आप कभी। आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि मेरे को बता 243 जे, तो आप तुरंत बता दोगे कि जे का मतलब ये होता है। आपको कहेगा 243 डी का मतलब बता, आप तुरंत डी का मतलब बता दोगे। ऐसा जादू कर दूंगा 10 मिनट में आपके ऊपर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल जादू हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कमेंट में मजा आ रहा है सबको। चलिए आगे अगला। अब अगला तथ्य है कि पंचायती राज में मान लो कि किसी को हटाना है आपने, तो यहां पर लिखना है कि पंचायती राज में किसी भी स्तर के मुखिया को हटाना है। पंचायती राज में किसी भी स्तर के मुखिया को हटाना है तो क्या होगा, पंचायती राज में किसी भी स्तर के जब मुखिया को हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कितना, 1/3 बहुमत से प्रस्ताव लाया जाएगा, और 3/4 बहुमत से इस प्रस्ताव को क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा।
ध्यान रखना 3/4 है, 2007 से इसको बदल दिया गया, पहले 2/3 था, अब 3/4 हो गया है। किसी भी स्तर के मुखिया को हटाना है आपको, सरपंच को हटाना है, प्रधान को हटाना है, वहां पर मतलब पदाधिकारी के रूप में जो भी काम कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे। आपको किसको हटाना हो, सरपंच को हटाना हो, उप सरपंच को हटाना हो, प्रधान को हटाना हो, उप प्रधान को हटाना हो, ठीक है। तो पंचायती राज में किसी भी स्तर के पदाधिकारियों को हटाने के लिए, किसी भी स्तर के पदाधिकारी, पदाधिकारी होगा या मुखिया होगा, भी मुझे याद करने दो, रुको एक बार, इसमें मुखिया लिखो भी आप एक बार, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, अगर गलत लिख लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। किसी भी स्तर के मुखिया लिख लेते हैं, ठीक है। किसी भी स्तर के मुखिया लिखना है भाई, चलो मुखिया लिख लो, किसी भी स्तर के मुखिया, क्योंकि मुखिया का ही नाम आता है, बाकी का नाम नहीं सुना है हमने। किसी भी स्तर के मुखिया को हटाने के लिए, अगर आगे होगा तो मैं बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूं यहां पे, अगली क्लास में बता दूंगा, यहां पे कुछ भी होगा तो करेक्शन करवा दूंगा वहां पे, ठीक है। हटाने वाली जो बात है, ठीक है, किसी भी स्तर को हटाने वाली बात है। पंचायती राज में किसी भी स्तर के मुखिया को हटाने के लिए 1/3 बहुमत से, हाँ अभी बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं कब प्रस्ताव आएगा और कब नहीं आएगा। हटाने के लिए 1/3 बहुमत से प्रस्ताव लाया जाएगा, 1/3 बहुमत से प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ठीक है, प्रस्ताव पेश किया जाएगा तथा 3/4 बहुमत से हटाया जा सकेगा, 3/4 बहुमत से हटाया जा सकेगा, ठीक है, क्लियर होगी बात, हटाया जा सकेगा। पहली बात तो ये। अब यहां पर एक बात लिख लेना, ठीक है, कौन से वाली, 2007 के बाद 2007 में संशोधन करके 3/4 किया गया है, 2007 में संशोधन करके कितना कर दिया, 3/4 कर दिया, किया गया है, ठीक है, किया गया है, ये बात नोट कर लेना सभी बच्चे अच्छे से। उसके बाद में अब प्रस्ताव मान लो फेल हो गया, अगर प्रस्ताव असफल हो गया तो 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकेगा। मान लो किसी खिलाफ आप प्रस्ताव लाए, अगर प्रस्ताव असफल हुआ तो, अगर प्रस्ताव असफल हुआ तो 1 वर्ष तक कोई प्रस्ताव नहीं होगा, असफल हुआ तो 1 वर्ष तक कोई प्रस्ताव नहीं, 1 वर्ष तक कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पहली बात, हाँ दूसरी बात यहां पर ये कि दूसरी बात की पहली बात कि प्रस्ताव पहले 2 वर्ष में नहीं ला सकते और अंतिम 6 महीने में नहीं ला सकते, प्रस्ताव जो है प्रथम 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकेगा, प्रस्ताव प्रथम 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकेगा, प्रस्ताव प्रथम 2 वर्ष में नहीं लाया जाएगा, पहले 2 वर्ष, मतलब टोटल 5 वर्ष होते हैं ना, तो पहले जो 2 वर्ष है, प्रस्ताव प्रथम 2 वर्ष में नहीं, 2 वर्ष में तथा, रुको तथा लिख देता हूं, 2 वर्ष में तथा लिखो, 2 वर्ष में तथा अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता, मतलब चुनाव होने में 6 महीने बचे हो लास्ट, अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकेगा, लाया जा सकेगा, क्लियर होगी बात।
समझ में आ गया सबको? नोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और है, अब यहां पर एक बात और आती है कि मान लो कि कोई व्यक्ति पंचायती राज का सदस्य बन गया, आप में से कोई व्यक्ति पंचायती राज का सदस्य बन गया और सदस्य बनने के बाद में जो है उसने 3 महीने तक शपथ नहीं ली मान लो, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब पंचायती राज का कोई सदस्य अगर 3 महीने तक निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख से, ठीक है, पंचायती राज में ये नियुक्ति वाला तो ऑप्शन रखा गया है इसमें, ठीक है, तो भाई किसी मेंबर को अगर नियुक्त करने का भी प्रावधान हो तो पंचायती राज में कोई सदस्य निर्वाचन के बाद, कोई सदस्य निर्वाचन के बाद 3 माह तक, निर्वाचन के बाद कितना, 3 माह तक, 3 माह तक शपथ नहीं लेगा तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। शपथ नहीं लेगा तो, मान लो शपथ वैसे तो ले लेते हैं लेकिन बाई चांस मान लो शपथ नहीं रही, शपथ हो रही है, उस दिन एब्सेंट हो गया, कुछ और हो गया, ऐसी कोई कंडीशन हो गई तो शपथ लेनी पड़ेगी उसको। ठीक है, पंचायती राज का कोई सदस्य लिखना भूल गया भी, हाँ मैं सदस्य, रुको भी, सदस्य लिखो भी यहाँ पे। एक तो क्या शब्दों की लिखने की स्पीड ज़्यादा होती है कि शब्द मिस हो जाते हैं बीच में, मुंह से बोल देता हूँ लिखना भूल जाता हूँ। सदस्य लिखो यहाँ पे, पंचायती राज का कोई सदस्य निर्वाचन के बाद 3 माह तक शपथ नहीं लेता है तो सदस्यता खत्म। खत्म कहानी। उपचुनाव होगा, फिर उपचुनाव का एक बात और ये हो गया। अब अगला पॉइंट, मान लो ऐसा हो जाए, अन्य तथ्यों में एक बात और करो, मान लो ऐसा हो जाए यहां पे कि नोट हो गया ना सबका, अगर कोई व्यक्ति पंचायती राज की 3 लगातार बैठकों से एब्सेंट रहता है, पंचायती राज का कोई सदस्य, पंचायती राज का कोई सदस्य लगातार 3 बैठकों से एब्सेंट रहता है, लगातार 3 बैठकों से, 3 बैठकों से, पंचायती राज की बात हो रही है, ठीक है, ग्राम सभा वगैरह मत समझ लेना, लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहे, तो सदस्यता खत्म, रहे तो सदस्यता खत्म, खत्म हो गई कहानी, खत्म, घर जाओ अपने। ठीक है, उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना है, अगर किसी का मान लो पद खाली हो जाए, अगर किसी का बीच में पद खाली हो जाए पंचायती राज में, तो नया सदस्य बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा। ठीक है, पंचायती राज में किसी सदस्य का बीच में पद खाली हो जाए, पंचायती राज में किसी सदस्य का पद बीच में खाली होने पर, किसी सदस्य का पद खाली होने पर नया सदस्य बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा। कुल मिलाकर ये आपको ये कहना चाहता है कि पूरे राजस्थान में एक साथ ही होंगे चुनाव, होंगे तो अलग अलग नहीं होते। खाली होने पर नया सदस्य बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा, मतलब अगर कोई पंचायत पूरी भंग हो गई ना, बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा। अगर कोई पंचायत पूरी भंग हो गई, मान लो कोई पंचायत में घपला हो गया बहुत बड़ा, ठीक है, ऐसा हो गया जिन्होंने चुनाव गलत तरीके से लड़ा और बाद में साबित हो गया कोर्ट वोट में, पता चला कि पूरी ग्राम पंचायत ही भंग हो गई, 2 साल बाद पता चला, तो जो नई पंचायत बनेगी ना, बीच में अगर भंग हो गई तो वो बचा हुआ टाइम पूरा करेगी,
5 साल पूरे नहीं करेगी कि वहां से उसका 5 साल का टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा। मतलब पूरे राजस्थान में एक साथ चुनाव होते हैं इनके, ठीक है, बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा। ठीक है, और अगर कोई विवाद हो गया तो जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील हो सकती है। ठीक है, चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो गया तो जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील हो सकती है। चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो, चुनाव संबंधी वैसे तो कोई ऐसा होता ही नहीं, चुनाव संबंधी विवाद होने पर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील हो सकती है। जिला न्यायाधीश अपील। क्लियर हो गया। और क्या रह गया आपका, अगला रह गया कि शैक्षणिक योग्यता वाली बात भूल गए भी अपन। शैक्षणिक योग्यता वाली बात और देख लो। शैक्षणिक योग्यता में राजस्थान पंचायती राज राजस्थान पंचायती राज में क्या कर दिया गया है, 22 फरवरी 2019 को शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज में 22, ये तारीख जरूर याद करना, और कोई हो ना हो तारीख जरूर आपको पूछेगा। 22 फरवरी 2019 को शैक्षणिक योग्यता समाप्त चुनाव लड़ने के लिए। कितने सारे फैक्ट लिखवा दिए मैंने, ठीक है। और मान लो ऐसा हो जाए कि कोई पंचायती राज का कोई सदस्य है और वो मान लो क्या बन गया, सांसद या विधायक बन गया। पंचायती राज का कोई सदस्य सांसद या विधायक बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, 14 दिन में पद खाली कर देगा कोई सा भी, अमूमन पूर्व पद खाली होगा उसका। ठीक है, तो लिखना है पंचायती राज का सदस्य अगर कोई सांसद या विधायक बन गया, 14 दिन वही था, 14 दिन भी था राज्य विधानमंडल में, याद करो 14 दिन। डिम्पल तिवारी ने कमेंट किया था कि सर 14 दिन वाला, फिर मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा लास्ट में आएगा, फिर लास्ट पॉइंट में आया था, उसमें याद आया किसी को 14 दिन वाली बात। हमने कहा था कि सांसद या विधायक दोनों बन जाए तो 14 दिन में पद खाली। तो यहां भी है कि पंचायती राज सदस्य सांसद या विधायक बन जाए तो, सांसद या विधायक बन जाए तो पूर्व पद खाली बने, तो पूर्व पद खाली कर देगा वो। बने तो एक पद खाली लिख लो, पूर्व पद तो लिखा हुआ है, एक पद खाली कर देगा। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है उस पर। तो एक पद खाली 14 दिन। बस यही था, और कोई एक बात और बताता हूं अब आपको मैं। अब एक पॉइंट आपका जो मोस्ट रह गया वो है कि राजस्थान में पंचायती राज में अगर कोई व्यक्ति को 5 साल या उससे ज्यादा अगर सजा होती है ना, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, बाकी ये मैं आपको जो है कल बताऊंगा, आज इतना ही काफी है, बहुत सारा हो गया, टाइम भी काफी हो गया है, करीब 1 घंटे के करीब टाइम हो गया। 4:55 के आसपास हो गई है आपके, इस टाइम हो गया ना, 4:55 के आसपास हो गया टाइम। देख लो चाहे टाइम, मेरा सब पे ध्यान है, सबको देख रहा हूं मैं, सभी बच्चों को देख रहा हूं, सभी बच्चों को मैं ध्यान से देख रहा हूं। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे अपन। तो ये फैक्ट है, इनको पढ़ो आराम से, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, काफ़ी सारा हो गया है हमारा, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, बहुत मोस्ट बातें हमने कर ली है, बहुत सारी मोस्ट बातें हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ओके, तो बाकी करेंगे कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए,
मेरे सभी प्यारे हमदम सभी को जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ओके, थैंक यू। जय हिंद जय भारत।